और मेरे जो स्टूडेंट्स पहले इधर उधर के हैं वो भी पढ़ लेंगे। चलिए, रिप्रोडक्शन इन फंजाई की बात हो रही थी, ए सेक्सुअल मोड और वेजिटेटिव की बात हमने लास्ट लेक्चर में करी थी। ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी तीन स्टेप्स क्या होते हैं, उनकी तीन फेजेस क्या होती है, ये चीज भी हमने पढ़ लिया था। ठीक, एक बार फिर से उसी रिवीजन के साथ में शुरुआत करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही लेने वाले हैं। इसमें जो बेसिकली कौन कौन सी फेजेस है, मियोसिस कैसे, मियोसिस या क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन किस किस कैटेगरी में होता है या किस बेस में हो सकता है, उनकी बात करेंगे। साथ में आफ्टर रिप्रोडक्शन कौन सी फ्रूटिंग बॉडी बनती है। ठीक है, फंजाई में ये बहुत खास है कि जो माइसीलिया है वो या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो भी एक आप ये कह सकते हैं कि फ्रूट्स तो बनाएंगे नहीं क्योंकि एंजियोस्पर्म थोड़ा ना है, लेकिन फिर भी फ्रूटिंग बॉडी होती है, या ये कहे कि स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। कौन कौन से हैं, क्या स्ट्रक्चर है, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एक बार फिर से कि उनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन थ्री फेजेस होते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो प्लाज्मोगेमी कहलाता है। प्लाज्मोगेमी का मतलब हुआ जब कभी गैमीट्स का जो प्रोटोप्लाज्म है उसका फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो वो कहलाया प्लाज्मोगेमी। जब कभी नेक्स्ट स्टेप, दिस दिस वन इज प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस या फिर रिडक्शन डिवीजन। प्लाज्मोगेमी का मतलब हुआ जब कभी जो गैमीट्स हैं उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज करता है तो प्लाज्मोगेमी कहलाता है। आफ्टर प्लाज्मोगेमी ऑलवेज टेक्स प्लेस कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब हुआ न्यूक्लियर का फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, यानी कि प्लाज्मोगेमी के बाद में जब जो गैमीट्स हैं उनका न्यूक्लियर फ्यूज करता है तो वो स्टेप कहलाता है, या वो जो फेज है वो कहलाती है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के बाद में जो डेप्लॉयड स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, उसी में फर्दर रिडक्शन डिवीजन होता है जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेप जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है वो क्या होता है, मियोसिस हो सकता है या फिर रिडक्शन डिवीजन है। यही जो मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन है इसको भी होने के कई सारे मेथड्स हैं, या ये कहे कि कई वेज हैं जिनके थ्रू रिडक्शन डिवीजन होता है या स्पोर का फॉर्मेशन होता है। कब बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो इसमें भी क्या क्या कंडीशंस होंगी, मतलब कि कौन कौन से वेज हो सकते हैं। पहली कैटेगरी कहलाती है एम्फीमिक्सिस, दूसरी है ऑटोमिक्सिस, और थर्ड वन है सोमैटोगेमी। जब कभी हम एम्फीमिक्सिस की बात कर लेते हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है, इस बात को समझते हैं। एम्फीमिक्सिस का मतलब ये हुआ जब कभी गैमीट्स इस तरह से फ्यूज करते हैं कि बजा फ्यूजन आफ्टर फ्यूजन वो एक नई एंटाइटी फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, कोई नया ही स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, तो वो कहलाता है एम्फीमिक्सिस। ऑटोमिक्सिस का मतलब क्या हुआ, इसमें मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा गया है कि कुछ कुछ फंजाइज ऐसी होती हैं जिसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, या ये कहें कि फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो ही मतलब कि दो विद इन अ फीमेल सेक्स ऑर्गन टू गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है, तो वो कहलाती है ऑटोमिक्सिस। ठीक है, बात समझो। ऑटो का मतलब हुआ इटसेल्फ। ठीक है, तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसी में दो गैमेट्स का फ्यूजन, मतलब या ये कहें कि दो फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है, तो वो कहलाता है ऑटोमिक्सिस। ठीक, लास्ट वन जब हम सोमैटोगेमी की बात करते हैं, सोमैटो का यूजुअली सोमैटिक का मतलब होता है जब हम जो एक नॉर्मल केस में जो हाइफी है उसको बोलते हैं सोमैटिक हाइफी। ठीक है, और जब कभी वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करता है तो वो ही या मॉडिफाई होकर के वही वेजिटेटिव हाइफी जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाने वाला होता है तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हाइफी। ठीक, तो इसमें सोमैटोगेमी में क्या होता है कि इसमें टोटली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो एब्सेंट होते हैं, उनका काम कौन करता है, वो ही सोमैटिक हाइफी, या ये कहे कि एक तरह से सोमैटिक हाइफी ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का या रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन का जो काम है वो टेक ओवर कर लेते हैं। ठीक है, तो वो वाला जो प्रोसेस है वो कहलाता है सोमैटोगेमी। हम वापस आते हैं एम्फीमिक्सिस में। इन दोनों का तो एक अपना मतलब एक बेसिक तरीका था, वो चीज मैंने बता दिया। ठीक,
एम्फीमिक्सिस में फर्दर कई कैटेगरीज हैं, उनको देख लेते हैं कि एम्फीमिक्सिस कैसे होती है, जिसमें कि कोई नया स्ट्रक्चर या कोई नई एंटिटी का फॉर्मेशन होना है। ठीक है, तो एम्फीमिक्सिस में भी कई तरीके का हो गया। सबसे पहला तरीका ये है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। ठीक है, फ्यूजन किसका होना है, वही गैमेट्स का, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले गैमेट्स बनेंगे, फिर गैमेट्स का फ्यूजन होगा, उसके बाद उसमें रिडक्शन डिवीजन, देन स्पोर फॉर्मेशन। ठीक, ये तो प्रोसेस जो नॉर्मली साइकिल चलती है वो ही होगी। यहाँ पर देखो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन में क्या है, इसमें भी फर्दर 3 तरीकों से हो सकता है, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये है चीज क्या। ठीक है, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन में कभी भी मतलब ये कह सकते हैं कि जो यूजुअली जो गैमीट्स होते हैं वो नेकेड गैमीट्स होते हैं, और गैमेटेंजिया नेकेड गैमीट होंगे, एक कंडीशन। दूसरी है कि यूजुअली वो मोटाइल इन नेचर होते हैं। ठीक है, तीसरी बात है कि उन दोनों में से या तो फिर दोनों या कोई एक मोटाइल होगा ही होगा। इट में भी मतलब कि चाहे मेल वाला मेल गैमिट की बात करें या फीमेल गैमिट की बात करें, या तो दोनों के दोनों ही मूवेबल होंगे या मोटाइल इन नेचर होंगे, या फिर दोनों में से कोई एक होगा। दूसरी बात है दोनों के दोनों नेकेड होते हैं, यानी ये भी कह सकते हैं कि फ्यूजन जो होता है वो कंप्लीटली दोनों गैमेट्स में होता है। ठीक है, या और इनके भी कौन कौन से तरीके, 3 तरीके हो सकते हैं। या तो आइसोगैमस टाइप होगा। आइसोगैमस क्या कहलाता है, क्या मतलब कि कौन सी कंडीशन होती है, जब कभी दोनों गैमेट्स यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स देखने में हूबहू हो, सिमिलर हो, एकदम मॉर्फोलॉजिकली भी, केवल मॉर्फोलॉजिकली एकदम सिमिलर होते हैं, डिफरेंस नहीं कर सकते हम उसमें। ठीक है, तो वो कंडीशन कहलाती है आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, आइसोगैमस फ्यूजन कहलाता है। एन आइसोगैमस में क्या है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर तो है बट उनके साइज में फर्क है, यानी ये भी कह सकते हैं कि शेप, यहाँ पर क्या था, आइसो का मतलब ही हुआ सिमिलर। ठीक है, तो शेप और साइज सब कुछ सेम है। जबकि एनाइसोगैमस में क्या होता है, साइज तो एक जैसा होता है, अगर पेयर शेप होंगे तो मेल और फीमेल दोनों ही पेयर शेप्ड गैमीट्स ही होंगे, लेकिन उनके साइज में फर्क होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। ठीक है, तो वो हो गया एनाइसोगैमस, राइट। थर्ड वन, जब oogamous की बात करते हैं तो oogamous का जो स्ट्रक्चर है, oogamous में क्या होता है कि यूजुअली जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है या जो oogamous होता है वो तो स्टेशनरी होता है, जबकि जो एंथ्रीडियम होता है वो मोटाइल इन नेचर होता है। ठीक है, बात समझे। इसको इसको मैं आपको उससे बता रही हूँ, पिक्चर से बता रही हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ, उससे आप ज्यादा समझ पाओगे। ठीक है, अरे यार, देख पा रहे हो, ये वाला फिगर देख पा रहे हो बच्चों, अगर, हाँ, तो इसमें देखिए ये फर्स्ट, हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो फर्स्ट ए वाला जिस जो दिख रहा है आपको, ए वाला जो दिख रहा है, दिस वन, हाइलाइटर ही ले लेती। ओहो, सॉरी, बैक हो गया, वेट वेट अ मिनट। ये ए वाला जो है, दिस वन, इसमें देखो दोनों ही सिमिलर हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, दोनों गैमेट्स एकदम हूबहू दिख रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि कौन सा वाला मेल है कौन सा वाला फीमेल गैमेट है, साइज भी सेम है, शेप भी सेम है। तो वो, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर, इन लोगों की खासियत क्या है कि दो देख देख सकते हो कि दोनों के ही दोनों फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी कि मोटाइल इन नेचर है। तो ये वाला जो इस तरह की कंडीशन हुई जब कभी, तो इस तरह का प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन कहलाता है आइसोगैमस टाइप। ठीक है, जबकि सेकेंड वाला जो ये बी वाला है, इसमें आप देख सकते हो दिस वन, कि इसमें कितना फर्क है कि यूजुअली
यहाँ पे तो इतना डिफरेंस नहीं समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी इनके शेप में भी, शेप तो सिमिलर होती है बट साइज में फर्क होता है। एक बड़ा होएगा और एक छोटा होएगा, ठीक है। देख सकते हो ये वाला, राइट। तो ये वाली कंडीशन कहलाती है एनाइसोगैमस टाइप। ठीक। द लास्ट वन इज जिसमें oogamous का है। oogamous को इस यहाँ से भी देख सकते हो, या एक चलिए अच्छा यहीं पर दिखाती हूँ। ठीक है, कि ये वाला जो स्ट्रक्चर क्लब शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन इज ये वाला एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम दिस, इसको मैं अपने एडिट से तो कर सकती हूँ। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस वन इज क्लैप शेप स्ट्रक्चर इज एंथ्रीडियम। यहाँ से जो भी मतलब इसका कंटेंट होता है वो आकर के, इसी वजह से यहाँ पे देखिए स्पर्म लिखा हुआ है, दिस वन इज स्पर्म। ठीक है, इसका फ्यूजन होता है, तो इसका जो भी न्यूक्लियर मटेरियल होगा वो आकर के फ्यूज करेगा। और ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर या ओवल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन, ठीक है, ये ओगोनियम है। इसी में एग, यहाँ पे तो एग लिखा हुआ है, एग नहीं, एक्चुअल में ऊगोनिया होता है, जिसमें कि यूजुअली इसका जो ओगोनियम है वो क्या होगा, स्टेशनरी होगा। मूव करके कौन पहुंचा, यहाँ से देख सकते हो ना कि इतना डिस्टेंस इसने मतलब कंप्लीट किया है। तो ये कह सकते हैं कि जो मेल वाला, या ये कहे कि एंथीरोजोइड होता है, वो तो एंथीरोजोइड जो होएगा वो तो मूवेबल होता है। एग जो है वो यूजुअली स्टेशनरी रहता है। ठीक है, तो ये इस तरह का जो कंडीशन होती है वो कहलाती है oogamous टाइप ऑफ प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, राइट। ये तो बात हो गई प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन की। सेकेंड जो कैटेगरी आती है, ठीक है, सेकेंड कैटेगरी आती है गैमेटैंजियल कांटेक्ट की। यहाँ पर क्या था कि जो मतलब फर्स्ट कंडीशन में था कि गैमीट्स नेकेड होते थे और उनका डायरेक्ट फ्यूजन होता था, ठीक है। सेकंड कंडीशन जो गैमेटेंजियल कांटेक्ट है, इसमें क्या होता है कि कभी भी गैमेटेंजिया से बाहर नहीं आता है कंटेंट, जो न्यूक्लियस है या गैमीट्स होते हैं वो कभी भी गैमेटेंजियम को पूरी तरह से लीव नहीं करते हैं। उसकी बजाय क्या होगा कंडीशन, एक और पिक्चर दिखा रही हूँ उसमें देखिएगा। जैसे कि ये वाला, इसमें देखो यहाँ पर क्या है कि दोनों, ये जो oogoनियम देख सकते हो यहाँ पर, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन इज oogoनियम। एंड द ये अबव वाला स्ट्रक्चर, ये एंथीरोजोइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। होगा क्या कि दोनों के बीच में ही एक ट्यूब फॉर्म हो जाती है जहां पर इनके न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। ना तो गैमेटेंजिया बस्ट किया, ना ही किसी तरह से बाहर आया। कहाँ पर फ्यूजन हो रहा है, ट्यूब के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो कंडीशन होती है वो कहलाती है गैमेटेंजियल कांटेक्ट कहलाती है। और यूजुअली जब भी आप एल्ब्यूगो पढ़ोगे या फिर पीथियम पढ़ोगे, उनकी लाइफ साइकिल पढ़ोगे, तो उसमें यही वाली कंडीशन मिलती है, कौन सी, गैमेटेंजियल कांटेक्ट की। एंड द थर्ड वन इज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होएगा, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होता है कि तो होल एंटाइटी ऑफ जो गैमीट्स हैं उनका फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर देख लो, ये जो जितना भी कंटेंट था, दिस वन, ये ये कंटेंट, जैसे कि आपने राइजोपस में, 12th में राइजोपस में पढ़ा होगा, ये जो गैमेटैंजिया है दो अलग अलग, ठीक है, वो फ्यूज फ्यूज कर जाते हैं, कंप्लीटली एंटाइटी फॉर्म कर रहा है। तो ये तो इटसेल्फ जो मैंने पहले ही बताया था कि एम्फीमिक्सिस में होता है। ठीक है, तो मैच्योर जाइगोट, लेकिन जो पूरा ही पूरा गैमीट है वो ही फ्यूज कर जाता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई, ये चीज क्लियर हुई। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लेना सभी का, ठीक है। गैमेटैंजियल कॉपुलेशन यही वाला तो है, देखिए। जैसे कि राइजोपस में आप जब पढ़ते हो ना, तो गैमीट्स का फॉर्मेशन जिस गैमेटेंजियम में लगता है, तो इसमें केवल इतना डिफरेंस है कि जो गैमेटेंजियम का पूरा कंटेंट है ना, वो ही फ्यूज कर जाता है। ठीक है, केवल यही, जब जब पूरा कंटेंट फ्यूज कर जाए और तब जाइगोट या जाइगोस्पोर फॉर्म करता है, तो वो कंडीशन कहलाती है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। ठीक है, जब, हाँ, जबकि पहला वाला प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन था, जिसमें आइसोगैमस, और एनाइसोगैमस टाइप था। ओके, वापस आते हैं
ये तो कंडीशन हो गई इन तीनों का, इनमें से। और ये यूजुअली अकर किस में, मतलब किस तरह के फंजाई में मिलता है, आपने राइजोपस या म्यूकर में पढ़ रखा होगा, उसमें सेम साइकिल मिलती है, यही गैमेटेंजियल कॉपुलेशन की। राइट। अब बात कर लेते हैं कि स्पर्मेटाइजेशन क्या होता है। ठीक है। स्पर्मेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्पर्मेशिया का फॉर्मेशन। यूजुअली यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, जो कि एक तरह से कह रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को या मेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में एक रिसेप्टिव हाइफी होता है, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। और तब कभी इस तरह का फ्यूजन हो रहा है, यानी कि यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर रिसेप्टिव हाइफी के पास जाते हैं। ठीक है। तो ये जो यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं, इनको स्पर्मेशिया कहते हैं। जब इनका ये फ्यूजन होता है तो ये कहलाता है, और उसके बाद में स्पोर्स, अगर जाइगोस्पोर फॉर्म हो रहा है, तो वो कंडीशन कहलाती है स्पर्मेटाइजेशन। ठीक है। इसको भी से समझ लेते हैं। मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, इसलिए मैं नहीं बना पाई, अदरवाइज मैं करती। इसमें भी देखो, ये वाली कंडीशन में देखो, जितने भी है ये यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये सर्कल वाले जैसे बंच में लगे ना, ग्रुप में, दीज आर द स्पर्मेशियम। ठीक है। और ये वाला स्ट्रक्चर जो ट्राइकोगाइन या ये रिसेप्टिव मेल ऑर्गन, यही रिसेप्टिव हाइफी होता है, जिससे फर्दर फ्यूजन होना है। ठीक है। कंडीशन कुछ इस तरह से होती है, देख सकते हो। ठीक। तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर यूजुअली क्या कहलाते हैं? स्पर्मेशियम। और यही जो प्रोसेस है फ्यूजन का, वो कहलाता है स्पर्मेटाइजेशन। यूजुअली ये किस किस फंजाई में होगा? जैसे कि आप जब पक्सीनिया पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें स्पर्मेटाइजेशन एक पर्टिकुलर स्टेज पर स्पर्मेटाइजेशन या स्पर्मेशिया के थ्रू ही जाइगोस्पोर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है। इस टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें मिलता है। नेक्स्ट वन, अगर इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है मॉडिफिकेशंस की, जब हम बात करते हैं, ये तो हो गया एम्फीमिक्सिस से रिलेटेड जितने भी कैटेगरी थी, चाहे प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन हो, गैमेटेंजियल कांटेक्ट हो, या फिर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन और स्पर्मेटाइजेशन। इनमें से किसी को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम आगे बढ़े मॉडिफिकेशन की तरफ। इसमें से किसी को कुछ पूछना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आया है? ओके, डन। आप लोगों की वॉइस मेरे पास आ नहीं रही है। ठीक। खैर, मैं ये मान के चल रही हूँ कि इसमें से काफी कुछ क्या मतलब हद तक समझ में आया है सभी को। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये तो फॉर्मेशन हो गया, जाइगोस्पोर तक की बात हो गई। ठीक। जाइगोस्पोर फॉर्म होने के बाद में फर्दर क्या लाइफ साइकिल होती है, वो पर्टिकुलर जब आप जनरा पढ़ोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जब फंजाई में की खासियत होती है, समटाइम्स कुछ कुछ मेंबर्स ऐसे हैं फंजाई के जिनमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जो कि फ्रूटिंग बॉडी कहलाता है। वो फ्रूटिंग बॉडी कौन कौन सी हो सकती है, उसको कैटेगराइज, उसको पढ़ने के लिए, उसको आसान तरीके से हम याद रख सके, इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि अलग अलग सब डिविजन्स में अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या रिप्रोडक्टिव फुटिंग बॉडी फॉर्म हो रही है। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि जैसे आपने थैलस ऑर्गेनाइजेशन में मॉडिफिकेशन ऑफ माइसीलिया पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर भी, क्योंकि जो है तो ये अल्टीमेटली ये भी माइसीलिया का ही मॉडिफिकेशन, क्योंकि बन कैसे रहे हैं ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, बनते कैसे हैं? हाइफी से ही तो बनते हैं। ठीक है। तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है जो जिस तरह की फ्रूटिंग बॉडी एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स में या एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में पाई जा रही है, तो वो कहलाती है, उसको हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि कुछ ऐसी फ्रूटिंग बॉडी है जो एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स में पाई जा रही है। ठीक है। वो कौन कौन सी है? एपोथीशियम हो सकता है, ये ऑलमोस्ट सारी सारे सभी में एक चीज कॉमन आप देखोगे कि एस्कोस्पोर फॉर्म होगा, स्पेसिफिक सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जिसको एसआई कहते हैं, जिसमें कि 8 या 4 एक्सकोस्पोर्स हो सकते हैं। इनका नंबर फिक्स होता है। जब मैंने इससे भी पहले
बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसमें भी एसआई का जिक्र किया था। वो ही चीज है, लेकिन इनका नेचर डिफरेंट होगा, ठीक है, प्लॉइडी डिफरेंट होगी। एनीवेज, तो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं? पहला है एपोथीशियम, दूसरा है पेरीथीशियम। एक एक बार अभी फिगर से देख करके बता दूंगी, ठीक है। थर्ड वन इज क्लिस्टोथीशियम, नेक्स्ट वन इज हिस्टेरोथीशियम, एंड द लास्ट वन इज एस्कोस्ट्रोमा। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बट कॉमन क्या है कि सब में वो ही सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। कुछ स्टेराइल हाइफी होते हैं, कुछ फर्टाइल हाइफी होते हैं, और यूजुअली एक हाइमीनियम लेयर, जिसे क्या कह सकते हैं फर्टाइल लेयर होती है, ठीक है, वो बनाती है, उसको बोलते हैं हाइमीनियम। और हाइमीनियम में ही ये जो एसआई है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिनमें की एस्कोस्पोर्स होते हैं, वो होगा, ठीक है। अभी हवा हवा में मत समझो, जैसे ही अभी फिगर बताऊंगी उससे समझ लेना, ठीक है। तो ये कुछ 5 टाइप के एस्को या क्या है फ्रूटिंग बॉडीज, कौन से वाले मेंबर में? जो एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स है, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर है, जिसमें एस्कोबोलस आता है, यीस्ट आती है, ठीक है, उसमें इस तरह के फ्रूटिंग बॉडीज मिलती हैं। नेक्स्ट वन आ जाता है बेसिडियोमाइकोटिना। ये जितना भी जैसे मशरूम है, ठीक है, उस वाले में जो अगैरिकस है, उनमें इस तरह का बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म होता है, ठीक है। तो वो एक तरह की फ्रूटिंग बॉडी, क्योंकि एक्चुअल में जो मशरूम आप देखते हैं वो भी क्या है, जो अगैरिकस देखते हो ना, वो भी यही फ्रूटिंग बॉडी ही होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही होता है। तो एक तो वो कैटेगरी हो गई, और यूजुअली वो ही मशरूम आता किसमें? इन्हीं बेसिडियो माइकोटिना के मेंबर्स में मशरूम भी आता है। थर्ड कैटेगरी है ड्यूटेरियोमाइकोटिना, इसमें कोनिडिया ही फॉर्म होते हैं, ठीक है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोनिडिया ही फॉर्म होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, या उनके जो कोनिडोफोर होता है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो उसमें कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट वन है सिनेमा कहते हैं। सिनेमा ये वो वाला सिनेमा नहीं है जो सी से शुरू होता है, ये एस से शुरू होता है, ठीक है, एस वाई सिनेमा। देन नेक्स्ट वन इज स्पोरोडोकियम, थर्ड वन इज पिक्निडियम, एंड द लास्ट वन इज एसोबुलस। क्या क्या डिफरेंस है इसको समझेंगे, ठीक है, एक एक करके मैं बता रही है। तो मैंने नाम बता दिया, अब कौन सा वाला किस में है, सबसे पहले लेते हैं एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स में किस तरह की फ्रूटिंग बॉडी मिलती है, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उसे देखिएगा। सबसे पहला यही नॉर्मल एस्कोमाइसिटीज जैसा, या एस्कोबुलस जब पढ़ोगे तो उसमें भी ऐसा ही फ्रूटिंग बॉडी देखोगे। ये या तो ये जो आप ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्लब शेप हो सकता है, स्टॉक्ड स्ट्रक्चर हो सकता है, दिस वन ये देखो स्टॉक दिख रही है, या फिर सिसाइल होता है। जो भी सबस्ट्रेटम है, ठीक है, वहां से अटैच रहेगा। जब इसका आप सेक्शन कट करोगे तो इसमें मेजरली दो पार्ट्स दिखते हैं। एक वो पार्ट जो कि डायरेक्टली सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है, ठीक है, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है, यहाँ पर देख सकते हो। ये वाला जो सबस्ट्रेटम से अटैच पार्ट रहता है, ये हाइपोथीशियम जो कहला रहा है, ठीक है, ये सारा का सारा क्या फंगल हाइफी ही है, ठीक है, दिस वन, ये सारा कुछ फंगल हाइफी है। ये वाली जो लेयर होती है ये सब हाइमीनियम कहलाती है, दिस वन इज सब हाइमीनियम। और ये जो फर्टाइल रीजन है ये कहलाता है हाइमीनियम। यहाँ पे देख, यहाँ पे ये मेंशन है ना हाइमीनियम, अब में देखो, सिंपल है, जो एस्कोबुलस है एक कप शेप या सॉसर शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसके दो रीजन होते हैं। एक वो रीजन जो कि डायरेक्टली सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है, दैट मीन्स ये वाला, ये कहलाता है सब हाइमीनियम, ठीक है। और ये जो फर्टाइल रीजन होता है जहां पे एसआई लगे रहते हैं, वो कहलाता है हाइमीनियम, ठीक है। हाइमीनियम लेयर में दो तरह के हाइफी आपको नजर आएंगे। इसमें जो सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ ऐसा, ठीक है, वो स्ट्रक्चर कहलाते हैं एसआई, जिसमें कि 8 एस्कोस्पोर्स होंगे, हमेशा काउंटिंग सेम ही होती है। इसके अलावा एसआई के आसपास में कुछ स्टेराइल हाइफी होते हैं, जो कि इनको रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो कहलाते हैं पैराफाइसिस। ये बात इतनी समझ में आई? ये स्ट्रक्चर है सबसे पहला जो कैटेगरी हमने पढ़ा था एपोथीशियम का, ठीक है। ये बात समझ में आई? आगे बढ़े। हाँ, ठीक ठीक। नेक्स्ट वन आता है पेरीथीशियम।
पेरिथीशियम भी काफी कुछ इन्हीं से मिलता जुलता है। हाइमीनियम लेयर उसमें भी होती है, सब हाइमीनियम लेयर होती है, लेकिन फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर ये कप शेप स्ट्रक्चर था, वहां पे फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा है वो भी दिखाते हैं, जैसे कि ये वाला देखिए आप, कास्केड, ये ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये फ्लैश शेप, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो उसमें ये आपके पास मेजरिंग फ्लास्क होता है ना, तो फ्लैश शेप स्ट्रक्चर है। यस, यहाँ पे डिफरेंस देखिए वही है कि यहाँ पर भी देखो ये सेम आपको एसआई में दिख रहा है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। डिफरेंस क्या है कि ये फ्लैश शेप स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक जो स्टेराइल हाइफी होते हैं, ये जो अबव नेक रीजन में लगे हुए हैं, दीज आर एक एक तो खासियत ये भी होती है कि उसमें वो पूरी तरह से एक्सटर्नल सरफेस पे हाइमीनियम जो फर्टाइल लेयर बना रही थी वो ओपन होती है। यहाँ पर एक जिस पोर के थ्रू होता है वो कहलाता है ओस्टियोल। ये जो नेक रीजन होता है उसी में कुछ स्टेराइल हाइफी होते हैं जो कि कहलाते हैं पैराफाइसिस। ठीक, इसके अलावा यही जो फ्लैश शेप स्ट्रक्चर है, ये इंटरनली हाइमीनियम लेयर से कवर्ड रहता है। ये जो सबसे इंटरनल वॉल होती है इसको पेरिथीशियल वॉल कहते हैं या फिर हाइमीनियम लेयर कहते हैं। ठीक, यही हाइमीनियम लेयर, इस हाइमीनियम लेयर के जस्ट इनसाइड आपको रिप्रोडक्टिव हाइफी मिलेंगे जो कि क्या फॉर्म कर लेते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, जिनको एसआई कहते हैं। इनमें अगेन वही 8 नंबर फिक्स होता है। एस्कोस्पोर्स होंगी कितने नंबर में? 8 नंबर में। ठीक है, और बाकी स्टेराइल हाइफी होते हैं जो अगेन यही पैराफाइसिस का ही काम करते हैं, या इनको पैराफाइसिस बोलते हैं। ये वाली बात समझ आई? ये क्या स्ट्रक्चर हुआ? पेरिथीशियम। ठीक, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट वन आता है क्लिस्टोथीशियम। क्लिस्टोथीशियम क्या है? यहाँ पर आपने फ्लैश शेप स्ट्रक्चर पढ़ा था, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, ये बिल्कुल स्फेरिकल होता है। ठीक है, एस्कोमाइकोटिना के ही मेंबर में होगा, बस होगा कैसा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। और ये जो अपेंडेजेस आप देख रहे हो ना, जरूरी नहीं है कि हमेशा ये अपेंडेजेस हो ही, ये स्मूथ भी हो सकता है। तो ये जो बॉल शेप स्ट्रक्चर, ग्लोबोज स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही क्लिस्टोथीशियम कहलाता है। इसमें अगेन वो ही सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बट इसमें यहाँ पर देख सकते हो कि यूजुअली इसमें दो दो का दिया हुआ है, दो दो नहीं चार चार होते हैं। ठीक है, एक एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, और उसके बाद जब इनका मतलब ये अपने फर्दर साइकिल में एंटर करते हैं तो अगेन ये 8 एस्कोस्पोर्स बनाते हैं। ठीक, यही केवल डिफरेंस क्या है, शेप में ही डिफरेंस है, बाकी ये ऑलमोस्ट वही, या तो स्फेरिकल होंगे या कप शेप होंगे या फ्लैश शेप स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है ये कहलाता है क्लेस्टोथीशियम। ठीक, ये हाइफल अपेंडेजेस हो भी सकते हैं और नहीं भी, दैट मीन्स ये स्मूथ भी हो सकता है या फिर अपेंडेजेस के साथ में हो सकता है। नेक्स्ट वन आता है हिस्टेरोथीशियम। हिस्टेरोथीशियम क्या होता है? बोट शेप स्ट्रक्चर होता है दिस वन, जिसमें कि एक स्लिट, लॉन्गिट्यूडनल स्लिट होता है, जिसमें जिस जब भी बस्ट आउट होता है, या ये कहें कि फर्दर ग्रो करता है, तो उसमें एस्कोस्पोर्स मिलते हैं। ठीक है, तो वो जो बोट शेप फ्रूटिंग बॉडी है एस्कोमाइकोटिना के मेंबर में, वो कहलाती है हिस्टेरोथीशियम। लास्ट वन इज एस्कोस्ट्रोमा। इसकी खासियत क्या है कि ये कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स में ये वाला कैटेगरी मिलता है। फॉर्म एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, या लोक्यूल कहें, वो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो कि कहलाते हैं एस्कोस्ट्रोमा। ठीक है, देख सकते हो इसकी शेप पहले वालों से बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी सारी स्ट्रक्चर्स सिमिलर होंगे, पैराफाइसिस नहीं होता है यूजुअली, केवल सैक लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसमें एस्कोस्पोर्स अगेन 8 इन नंबर, और वो कहलाते हैं एसआई, या फिर उसको ही ग्रुप ऑफ या टफ्ट ऑफ एसआई कह सकते हैं। ठीक है, दीज आर दी फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ एस्कोमाइकोटिना मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है बेसिडियो
कार्प, इससे अवेयर हो गए। यूजुअली आपने नेचुरली भी मतलब इधर उधर जब बरसात का समय होता है तो ये वाली देखी होगी। ठीक ठीक है, तो इसमें भी ये क्या है, स्पेसिफिक फ्रूटिंग बॉडीज हैं। जो कॉमनली फाउंड है ये, मतलब कि कौन सी वाली फंजाई में मिलता है, तो अगैरिकस में मिलता है। जिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पर बेसिडियोस्पोर्स लगे रहते हैं, देख सकते हो यहाँ पे, तो वो कहलाता है बेसिडियोफोर। ठीक है, ये वाला जैसे आपने इस पे इससे पहले स्पोरेंजियोफोर पढ़ा था जिसपे स्पोरेंजियम डेवलप होता था, वैसे ही स्ट्रक्चर, ये जो स्वॉलन स्ट्रक्चर देख रहे हो ये कहलाता है बेसिडियम। बेसिडियम जिस पे लगा रहता है वो कहलाते हैं बेसिडियोफोर। और जिस पर बेसिडियोफोर पर ही बेसिडियम होगा, और बेसिडियम पर यूजुअली बेसिडियोस्पोर्स लगे रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये भी कह सकते हैं, ये जो आपको बेसिडिया का स्ट्रक्चर दिख रहा है और अगारिकस में ये जो गिल्स दिख रहा है, जब इनका सेक्शन कट करोगे तो आपको यही सेम स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, दिस वन, ये वाले एडिट करके बताऊं, नहीं तो ऐसे समझोगे ही नहीं। ये वाले स्पोर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है, ये तो हो गया बेसिडियो माइकोटिना के मेंबर में। ठीक है, कभी कभी पक्सिनिया जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी ये बेसिडियो स्पोर्स आपको किसी स्टेज पर दिखते हैं, क्योंकि उसमें 5 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स पाए जा रहे हैं, इसलिए। ठीक, नेक्स्ट वन आता है, जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो ड्यूटेरोमाइकोटिना के मेंबर्स में, जिसमें मैंने बताया था कि कोनिडिया वगैरह मिलते हैं। तो इसमें ये देख सकते हो, जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो होता है सिनेमा का। ठीक है, सिनेमा क्या खासियत है कि इसमें जो कोनिडियोफोर होता है वो पैरेलली अरेंज इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाता है और एक यूनिट जैसा बना लेता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि इनके सारे के सारे कोनिडियोफोर साथ में लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो पैरेलली इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा लगता है कि एक ही यूनिट है। ये देख सकते हो, ये वाला। ठीक है, तो ये जब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं और जो एक्सटर्नल सरफेस होती है उस पर कोनिडिया लगे होते हैं। इनमें भी कोनिडिया, अगर ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना करके एक यूनिट बनाते हैं तो ये कहलाते हैं सिनेमा। और अगर मान लीजिए ये वाला जो कोनिडियोफोर्स है ये अलग अलग लूजली अरेंज रहते हैं तो ये कहलाते हैं कोरेनियम। ठीक, जिस पर ये कोरेनियम हो चाहे सिनेमा हो, ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, कोनिडियोफोर, जिस पर की कोनिडिया लग सकते हैं। कोनिडिया भी मतलब एक साथ में ये कह सकते हैं कि उनकी भी शेप डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक, नेक्स्ट कैटेगरी जो इसी में या ड्यूटेरोमाइकोटिना के मेंबर में फ्रूटिंग बॉडी मिलती है वो कहलाता है स्पोरोडोकियम। ठीक, ये वाला आप फ्यूजेरियम में पढ़ोगे भी, इसको बहुत ध्यान से देख लो। इसमें भी 2 सरफेसेस होती है, एक वो होता है जो कुशन शेप, ये वाला जो पार्ट है, बहुत बोर सा हो गया लेक्चर। ये वाला जो पार्ट है वो कुशन शेप स्ट्रक्चर बनाता है, ये कहलाता है स्ट्रोमा कहलाता है। जबकि जो एक्सटर्नल सरफेस या ये कहे कि सबस्ट्रेटम से जो बाहर निकले रहते हैं, ठीक है, या कुशन या स्ट्रोमा से जो बाहर शेप होता है वो मतलब स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो एक्सटर्नल सरफेस कहलाएगी। और इसी एक्सटर्नल सरफेस में 2 तरह के कोनिडिया लगे रहते हैं। एक वो जो कि ये देख सकते हो, ये मैक्रोकोनिडिया कहलाएंगे, एंड सेकंड कैटेगरी इज माइक्रोकोनिडिया। ठीक है, यूजुअली ये किस में मिलेगा, फ्यूजेरियम में मिलता है। ठीक, ये क्वेश्चन शेप स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर समटाइम्स सॉशर शेप स्ट्रक्चर होता है, ये कहलाता है स्पोरोडोकियम। नेक्स्ट कैटेगरी आती है पिक्नीडियम की। ये पक्सीनिया में आपको देखने मिलेगा, फ्लास शेप स्ट्रक्चर होता है, पोर्स के थ्रू ही पिक्नीडियोस्पोर्स बाहर आते हैं। इसमें कुछ हाइफी या अपेंडिसेस दिख भी सकती है। ठीक है, तो ये वाला जो फ्लास शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कहलाता है पिक्नीडियम। एंड द लास्ट वन इज एसरवुलस। एसरवुलस की खासियत ये होती है कि इसमें जब भी आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, कौन सा वाला मार्क कर रही हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये जो ये मैट लाइक स्ट्रक्चर बना ले रहा है, ये एक्चुअल में, हाँ, ये एक्चुअल में होस्ट की लेयर होती है। ठीक है, या ये कहे कि होस्ट की सेल्स होती है जिनसे ये स्ट्रोमा फॉर्म करता है।
और इन्हीं स्ट्रोमा के बाद में जब ये, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि दिस वन, ये वाली जो लेयर दिख रही है सबसे आउटर मोस्ट, ये वाली इधर वाली, ये दोनों ही होस्ट सेल्स है, ठीक है। तो इस तरह से यह क्या है कि स्यूडो पैरेन्काइमेटस अपीयरेंस देता है, और जिसमें कि एंसाइड सबसे एक्सटर्नल सरफेस पे कोनिडियोफोर्स लगे रहते हैं, जिसपे कोनिडिया लगे रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो एसरबुलस कहलाता है। इससे पहले भी आपने कई सारे इसी तरह के सिमिलर स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, मतलब जैसे कि एसआई वगैरह में थे, ठीक है। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या था कि वहां पर होस्ट के सेल्स का काम नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो मतलब मैट बनाता है या स्ट्रोमा बनाता है, ये होस्ट की सेल्स होती हैं, ठीक है। यही इसमें एक खासियत थी। बाकी ये डिटोरोमाइकोटिना के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें इस तरह की फ्रूटिंग बॉडीज देखने मिलती है। इस टॉपिक का जो लास्ट स्टेप है, इतने में कोई चीज अगर किसी को ना समझ में आई हो तो पूछ लो, दोबारा बता दूं, अदरवाइज आगे बढ़े हम आगे। लास्ट वन को दोबारा रिकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए कहीं पे कंफ्यूजन भी हो ना तो दोबारा रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है। जो मैंने बताया था कि जो मॉडिफिकेशंस है माइसीलिया में, ठीक है, माइसीलिया में ही कुछ, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का पार्ट तो नहीं है, राइट, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स फंजाई में देखने मिलते हैं, ठीक। उसमें से जो सबसे पहला है वो एप्रीसोरियम कहलाता है। एप्रीसोरियम क्या होता है, यूजुअली जितनी भी पैरासिटिक फंजाई है जब अपने होस्ट को इन्फेक्ट करती है, ठीक है, तो वहां पर एक स्वोलन स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है जहां से इंटरेक्शन होना है, ठीक। तो ये जो स्वोलन स्ट्रक्चर है वो ही कहलाता है एप्रीसोरियम। यहाँ देख सकते हो दिस वन, ये क्यों नहीं ड्रॉ हो रहा है भाई, ये वाला दिस स्ट्रक्चर इज एप्रीसोरियम, और यहाँ पर ये जितना भी टिश्यू है वो किसका है, होस्ट सेल का है। इसी के साथ में समटाइम्स जब कभी मैंने आपको इंटरसेलुलर, और ये पैग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये इन्फेक्शन के, यही जो इन्फेक्शन हाइफी इन्फेक्टेड हाइफी दिख रहा है, ये पैग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यही कहलाता है एप्रीसोरियम, राइट। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर, जितनी भी इंटरसेलुलर या इंट्रासेलुलर हाइफी जब मैं बता रही थी कि कैसे ग्रो करता है माइसीलिया, उस दौरान आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा दिस वन, ये माइसीलिया है, ठीक है। कैसे बताऊं, एक मिनट वेट करो। ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्चुअल में फंगस का ही पार्ट है, ठीक है। और दिस वन, ये राउंडेड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये कहलाता है हॉस्टोरियम। जब कभी माइसीलिया पैरासाइट, कोई भी पैरासिटिक फंजाई जब ग्रो करने लगती है तो वो होस्ट सेल में, होस्ट सेल के इनसाइड ग्रो कर जाती है, ठीक है, और एक स्वोलन स्ट्रक्चर बना लेती है, वो भी ब्रांच हो सकता है या फिर अनब्रांच हो सकता है। यही जो अनब्रांच्ड या ब्रांच स्ट्रक्चर है वो कहलाता है हॉस्टोरियम, ठीक है। और इसका मेन काम क्या होता है, दिस वन, यही, ठीक। इसमें देख सकते हैं ब्रांच है, देखिए यहाँ पर सिंगल है, और इसका मतलब कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये सारा का सारा फंगल साइटोप्लाज्म है या फंगल हाइफी ही है, ठीक है, उसका पार्ट है। काम क्या करता है ये, हमेशा नरिशमेंट का, यानी कि जो होस्ट है उससे नरिशमेंट लेने का काम करता है। कौन, हॉस्टोरियम, ठीक है। हॉस्टोरियम का मतलब ये होता है कि एक तरह से किसी चीज को सक करने वाली बात, ठीक। तो वो कौन करता है, हॉस्टोरियम करता है। ये हॉस्टोरियम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हमेशा इन फ्यूचर के लिए भी याद रखिएगा। और यूजुअली उसमें जब कभी डिस्क्रिप्टिव पेपर होते थे तो उसमें पूछा भी बहुत जाता था कि हॉस्टोरियम पर शॉर्ट नोट लिखिए। द लास्ट वन इज क्लेमाइडोस्पोर, जिसको मैं ए सेक्शुअल स्पोर्स में भी बता चुकी हूँ कि थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, सारा जो वाटर कंटेंट होता है वो एग्जिट आउट हो जाता है, और इसके बाद थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। क्लॉज क्या लगी रहती है कि या तो ये टर्मिनली होंगे, देख सकते हो कि हाइफा हाइफी तो ये पूरा ही है, इन हाइफी तो ये पूरा ही है, ठीक है, ये वाला भी है, ये दिस वन, ये सारा हाइफी ही है, ठीक। लेकिन अंतर क्या है कि इनकी जो पोजीशन होती है वो या तो टर्मिनली होगी या फिर लिटरली प्रेजेंट हो सकते हैं। कौन, क्लेमाइडोस्पोर। डिफरेंस क्या होता है,
कि दीज आर दी थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर। और यूजुअली ये मिलेगा किसमें, किन किन मेंबर्स में मिल सकता है, जैसे कि मैंने बताया था क्लेमाइडोस्पोर किसके लिए, हाँ अस्टिलागो में, अस्टिलागो में जब कभी होना रहता है तो वो क्लेमाइडोस्पोर्स के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन फंजाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब ये बताओ इस पूरे लेक्चर में आपको कोई चीज ऐसी लगी हो जो बिल्कुल ही समझ से परे है तो मैं दोबारा बताऊं, अदरवाइज इसमें से क्या क्या चीजें पढ़नी है, एक तो ये 3 पेजेस बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा, हॉस्टोरियम पढ़ लेना। कभी कभी मॉडिफिकेशंस में से पूछ लिया जाता है, लेकिन वो पूछा यही सब जाएगा जो आपने अभी आप डिटेल में जनरा के थ्रू पढ़ोगे। ठीक है, इसमें से को किसको, हाँ इसको इसमें किसी को कोई क्वारी हो तो पूछ सकते हो। रिडक्शन, रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस को ही रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। क्यों, क्यों कहते हैं?